अस्सलाम वालेकुम साहिबो, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। दो नुकात के ऊपर साहिबो बात करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी, लेकिन बड़ी तफसील के साथ बात करनी है। ये डरा हुआ लूला लंगड़ा नंगा और गंजा निज़ाम इमरान खान साहब को शौकत खानम अस्पताल में मुंतकिल करने की बातें, कौन बताएगा कि खान साहब ठीक हैं या नहीं ठीक। बसंत बामुकाबला हर चौक डी चौक, बसंत रख के कैसे अवाम से बचने की ये हाइब्रिड निज़ाम कोशिश कर रहा है। और ये तारीख़ का पहला अनोखा जदीद एहतजाज होगा जो बसंत भी मनाएगा और शटर डाउन और पहिया जाम भी होगा। ये सारा अमल क्या है? और इस बसंत ने, मैं ज़ाती तौर पे चाहता हूँ इसको मनाना चाहिए, लेकिन मैं आपके सामने ऐसी अदाद व शुमार रखूँगा साहिबो, जिन्हें देख के आपको पता चलेगा कि अब तक कितने हज़ारों लोग इस बसंत की वजह से और उसके अंदर पतंग बाजी करने की वजह से जान से गए हैं, और किस किस साल में कितने वाक़यात रोनमा हुए। और जब ये पतंगें साहिब उड़ेंगी ना, पीटीआई के झंडे का कलर होगा, ऊपर कैदी नंबर 804 लिखा होगा। हो सकता है ये पीटीआई की जनरेशन जी इतनी तेज़ है कि ये इमरान खान का फ़ोटो ही ना पतंग के ऊपर जो है वो कर लें, मार्कर से तो वो कैदी नंबर 804 लिख लेंगे। ये पतंगें जब कहीं रायविंड गिरेंगी, कहीं नोडेरो पहुंच जाएंगी, खैर ये तो पंजाब में है और जीएचक्यू और पिंडी भी पंजाब में आता है, जब ये उसके ऊपर से गुजर रही होंगी, पतंगें तो फ़ज़ा में होंगी, तो क्या आप कोई एयरफोर्स के तैयारे छोड़ के उनके पकड़ोगे? ये जो आप ना अमल करने जा रहे हैं, ये बड़ा हैरान कुन होगा। मैं इसके ऊपर बाद में बात करता हूँ। पहले साहिब वो देख लीजिए कि इमरान खान साहब जेल में हैं, 3 साल होने को हैं। कहा जा रहा है कि आँखों की कोई बीमारी है, उसका एक नाम लिया गया। मैं किसी डॉक्टर से बात नहीं कर सका कि इसकी नौयत क्या होती है, लेकिन बीमारी है। अब उन्हें पिम्स लेके गए या नहीं लेके गए, लेकिन एक तशवीशनाक सूरत हाल तो पैदा हो चुकी। उस सूरत हाल के पेश नज़र हाल क्या है? अब अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि मिलने दिया जाए। बैरिस्टर गौर साहब को मिलना था, उनके नहीं मिलने दिया गया। अब शौकत खानम के जो अस्पताल है खान साहब का, वहाँ के डॉक्टर्स ने कहा जी कि हमारा एक बोर्ड जाएगा, हम मिलेंगे, हम देखेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा सीरियस मामला है। खान साहब को अगर कोई आंखों का मसला है, कुछ और चीज़ें हैं, शायद कहीं ये वजह तो नहीं कि खान साहब की सेहत अच्छी नहीं है तो इस वजह से किसी को मिलने नहीं दे रहे, उन्हें आइसोलेट किया गया है, कहीं उन्हें कोई डिप्रेशन तो नहीं है, आंखों में जो कुछ हुआ इसकी वजूहात क्या है, कोई ना कोई तो वजह पीछे होगी। लेकिन जब तक फैमिली मेम्बर, कोई पार्टी रहनुमा, बैरिस्टर गौर अली खान नहीं, या उनके ज़ाती मालिक जो शौकत खानम अस्पताल से तल्लुक़ रखते हैं, वो नहीं मिलेंगे, उस वक्त तक बात नहीं होगी। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है, इसमें एक अच्छी चीज़ भी छुपी है, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा। लेकिन साहिबो देखिए, ज़रा गौर कीजिए अपनी अदाओं के ऊपर, अपने ऊपर गौर कीजिए। जो इमरान खान साहब 3 सालों से अपनी ज़ात के लिए नहीं, जेल में है, आवाम की खातर, इंसाफ की खातर, इस मुल्क की खातर, उस शख्स का अपना अस्पताल है, वो हज़ारों लोगों का इलाज कर चुका है। वो शख्स बेकारियों की तरह लाइव टीवी पे बैठ के, गली महल्लों में जाके, मस्जिद के स्पीकर के ऊपर जुमे के खुतबे के दौरान ख़ताब करके भीख मांगता रहा। किसके लिए? अपने मुल्क के अंदर जो इंसान हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, उनके इलाज के असूल के लिए उसने शौकत खाना बनाया। अपना अस्पताल है, वो हज़ारों बच्चों का इलाज करता है, बड़ों का इलाज करता है, बूढ़ों का करता है, मुफ्त में करता है जो ज़रूरतमंद होता है। लेकिन उसके 2 अस्पताल हैं इस शख्स ने बनाए, लेकिन आज वो अपने इलाज के लिए तरस रहा है। आखिर ऐसे क्यों है? वो किसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं? तो ये बड़ी काबिल गौर बात है कि जब इमरान खान साहब का अपना एक नहीं 2 अस्पताल हैं, कैंसर के मरीज़ों का वो इलाज करते हैं, ख़ुद बेचारे को अपनी आँखों का मसला हो चुका है, लेकिन उसका अपना इलाज नहीं हो रहा, वो जेल में है। तो वो जिनकी खातिर जेल में है, जिनकी खातिर उसने ये रफ़ाई काम किए, जिसने खिदमत खल्क़ के काम किए, जिसने वर्ल्ड कप जीता, जिसने पॉलिटिक्स की, जिसने 28 साल जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर रट्टा लगा के तकरीर कर कर के लोगों के कान पका दिए कि ऐ पाकिस्तान के लोगों, इस मुल्क में इंसाफ चाहिए, लिहाजा मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। जमात का नाम भी तहरीक इंसाफ रखा है, लेकिन हुआ क्या? उस शख्स को खुद ही इंसाफ नहीं मिल रहा जो दूसरों को इंसाफ दिलवाना चाह रहा था। उसे इतना तो इंसाफ मिल जाए ना कि उसे शौकत खानम के जो अस्पताल के उसके अपने मालिक हैं, जो डॉक्टर हैं, वो चेक कर सकें
لیکن ایسے نہیں ہوگا. لیکن یہاں طاقتوروں کے لیے شرم، حیا اور محسوس کرنے والی حص کام کر رہی ہو، انہیں عقل اور شعور آ جائے تو یہ اتنا کام ضرور کر سکتے ہیں کہ ایک بڑا اچھا بہانہ ہے. پہلی تو بات ہے اللہ نہ کرے خان صاحب کی آنکھیں خراب ہوئیں یا کوئی مسئلہ ہو. اگر ایسا ہے تو ایسی صورتحال کے پیش نظر اگر خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کچھ دنوں کے لیے علاج کے اصول کے لیے شوکت خانہ منتقل کر دیا جائے تو کیا ہی اچھی بات ہو. تھوڑی سی برف پگھلے گی نا. وہ جو ایک بار خان صاحب باہر نکلیں گے اور جب اڈیالہ ہی پشاور بن جائے گا اور جب کچھ اور ہوگا تو اس وقت کا تھوڑا سا ادراک کیجئے کیا حال ہوگا. تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ علاج کے اصول کے لیے تھوڑی سی برف پگھلائی جائے. لیکن کیا کریں گے آپ؟ وہ شوکت خانہ میں کسی کو پتہ چل گیا خان صاحب گئے ہیں، لوگ پوری بلڈنگ اٹھا کے لے جائیں گے خان صاحب سمیت. وہاں سے پھر جیل نہیں جانے دیں گے. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. یہ وہ شخص ہے عمران خان جسے پکڑا گیا تو اس سے پہلے کہا میں جیل میں جاؤں گا تو اور خطرناک ہو جاؤں گا. وہی ہوا. میں اقتدار سے نکلوں گا تو اور خطرناک ہو جاؤں گا. پھر آپ نے رکھا اب ایسے بیڑی اور شیر سے آپ کا واسطہ پڑا ہے. چھوڑیں تو تب بھی مصیبت، اندر رکھیں تو تب بھی مصیبت. جائیں تو جائیں کدھر؟ اور اس بیڑی اور شیر کو آپ مار بھی نہیں سکتے چونکہ پھر آپ کو مار دیں گے شکاری. 18 کروڑ شکاری ہیں تو وہ آپ کو نہیں چھیڑیں گے. اس بیڑی اور شیر کی رکھوالی کرنے والے شکاری ہیں، شکار کرنے والے نہیں. تو آپ پھنس چکے ہیں برے حالات میں. اور ایک تصویر کیا جیل سے آ جائے خان صاحب کی، اس تصویر کو وجہ بنا کے پورے ملک سے لوگ اس کپڑے کا، اس رنگ کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. ٹی شرٹس بنا لیتے ہیں، چیزیں کر لیتے ہیں. دیکھیے ہوتا کیا ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جس شخص کے اپنے اسپتال ہیں جو دوسرے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا علاج کرتا ہے، اس سے اپنے علاج کے لالے پڑے ہیں. اور اس لیے کہ وہ ڈٹا ہوا ہے. اس نے کیا کیا؟ وہ چاہتا تو اس کے پلیٹلیٹس کم ہو سکتے تھے، اس کی آنکھیں بھی خراب ہو سکتی تھی، کمر کے اندر جو ہے نا درد ہو سکتا تھا. وہ بیرون ملک ایسی بیماری بنا لیتا کہ اس کا علاج صرف کہہ سکتے تھے سوئٹزرلینڈ میں ہے. جیسے پلیٹلیٹس کم ہوئے تھے نا، ایک ٹرم استعمال کی گئی تھی، آپ نے زندگی میں پہلی بار نام سنا تھا. اس کا علاج لندن میں ہی تھا. پھر ایسا علاج ہوا کہ پلیٹلیٹس اب تک دوبارہ واپس نہیں آئے. ان پلیٹلیٹس کا نام تھا کیس ختم کرو، مجھے وزیر اعظم بناؤ، مجھے فارم 47 کے تحت اقتدار میں لاؤ. بات ختم. بات بڑی طویل ہو گئی. ڈی چوک، ہر چوک ڈی چوک اور بسنت با مقابلہ ہر چوک ڈی چوک. صاحبو یہ بسنت منائی جائے گی اسی دن جس دن 8 فروری کو دھاندلی ہوئی، شٹر ڈاؤن اور پہیہ جمع ہڑتال کرنی تھی. اس لیے کہ ہم تاثر دے سکیں کہ دیکھیے یہ ویسے بھی ہم نے بسنت منانی تھی تو لوگ اس وجہ سے باہر آئے. ٹھیک ہے، مولانا صاحب بھی اسی دن اسلام آباد آئیں گے. کوئی اجازت نہیں لی، کسی نے منع نہیں کیا. یہ بھی ایک گورکھ دھندا ہے، کبھی سلجھاؤں گا اس گورکھ دھندا کو بھی. ساتھ میں دیکھیے کہ اسی دن بسنت ہوگی، اسی دن ہر چوک ڈی چوک اور شٹر ڈاؤن اور پہیہ جمع ہڑتال ہوگی. تو لوگ جو پتنگیں اڑائیں گے اس کے اوپر کیا لکھا ہوگا، ان کا کلر کیسا ہوگا، آپ کا یہ منصوبہ بھی فیل ہو جائے گا. چونکہ بسنت 8 فروری کو آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں منائی گئی. صاحبو بسنت جو ہوتی ہے وہ فروری کے دوسرے ہفتے میں ہوتی ہے. میں مان لیتا ہوں آپ یہ کہیں جی کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، وہ تو 20 کو ہے، 18 یا 19 کو ہے. آپ بسنت 15-16 کو کر لیتے نا. تو یہ اس لیے ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ یہ تاثر دینے میں پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کامیاب نہ ہو سکیں کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، لوگ ان کی وجہ سے باہر نکلیں. لیکن یہ شرط بھی قبول ہے، اس دن بسنت بھی مناؤ، خوشیاں بھی منائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی ہوگی. دیکھتے ہیں یہ لولا لنگڑا نظام جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے یا پھر یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. اب آ جائیے اس صورتحال کے اوپر میں سٹیٹس رکھتا ہوں. خون ریزی کے سال کون سے تھے اور بسنت کے ساتھ کیا کیا ہوا. 1990 کی دہائی سے 2007 تک یہ وہ دور تھا جب بسنت اپنے عروج پر تھی اور جانی نقصانات میں تیزی سے اضافہ ہوا. 2004 صرف لاہور اور پنجاب کے دیگر حصوں میں بسنت کے دوران تقریباً 25 اموات اور 500 سے زائد لوگ زخمی رپورٹ ہوئے. 2005 سپریم کورٹ کو دی گئی بریفنگ کے مطابق اس سال بسنت کے سیزن میں 19 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد پہلی بار بڑی عدالتی مداخلت سامنے آئی. 2006 میں ایک طبی رپورٹ کے مطابق 1996 سے 2006 تک کہ 10 سالوں میں پاکستان میں لگ بھگ 450 افراد پتنگ بازی کے حادثات میں ہلاک ہوئے. 2007 پابندی کے باوجود یا جزوی اجازت کے دوران 10 سے 11 مواد رپورٹ ہوئیں، جس کے بعد پنجاب حکومت نے اس پر مستقل پابندی عائد کر دی تھی.
2007 से आगे बढ़ें तो पाबंदी के दौर में नुकसानात, 2008 से अब तक पाबंदी के बावजूद छुप छुपा कर पतंगबाजी जारी रही, जिसकी हलाकतों का सिलसिला न रुक सका। 2017 रावलपिंडी में पाबंदी की खिलाफवर्जी के दौरान 2 हलाकतें हुई। 2018 पाबंदी हटाने की कोशिश के दौरान दर्जनों हलाकतें रिकॉर्ड की गईं। अब मैं आखिरी 2 मिनट में इस तहरीर को आपके सामने रखूंगा। बहुत खूबसूरत तहरीर लिखी, किसने लिखी उनका नाम पहले लेना बेहद ज़रूरी है, सैयद मेहदी बुखारी साहब ने। साहिबो वो क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, इसको आप सुनिएगा और इसका तल्लक भी बसंत और एहतजाज के साथ है। कहते हैं कि लाहौर में 25 साल बाद बसंत की वापसी ऐसे हुई जैसे किसी पेरोल पर रिहा कैदी को बताया जाए कि मुस्कुराने की तो इजाज़त है मगर दांत दिखाना मना है। पतंग उड़ सकती है मगर उस पर ना कोई नारा लिखा जा सकता है, ना ख्याल और ना कोई झंडा। बस फर्मा बरदार पतंग जो आसमान में भी उड़ते हुए अपनी हदूद याद रखे। नोटिफिकेशन के मुताबिक अमन आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये भी तय पाया गया कि पतंग कोई बदतमीज़ी ना करे, किसी सियासी जमात से आंख ना मिलाए और बस यक रंगी या रंगीन होकर हुकूमती अलमदारी का सबूत दे। यूं लगता है बसंत नहीं मनाई जा रही बल्कि किसी एहसास इदारे का तरबीती कैंप आसमान में लगा दिया गया है, जहां हर गुड्डे पहले क्लीननेस ले और फिर उड़ान भरेगा। यानी कि पतंगे गुड्डों को भी इजाज़त चाहिए होगी, किसकी? चूँकि दफ़ा नाफज है ना, फ़ज़ा में पतंग आप फ़लाँ कलर की नहीं उड़ा सकते, ताकतवरों से इजाज़त चाहिए, चीफ मिनिस्टर से उनको इजाज़त चाहिए। हुकूमत ने ये तो तय कर दिया है कि नकदा कोका भी फहश गानों के ज़मरे में आता है, लेकिन ये तय नहीं किया कि मियाँ दे नारे वजन दे इसका क्या करना है। हालांकि सारी दुनिया पर रोज़े रोशन की मानद आया है। मियाँ खलीफा का चाल चलन कैसा है? अगर हुकूमत ने तय करना है कि कौन किसको पसंद करे और किसे नापसंद करे और किसकी तस्वीर या झंडे पर पाबंदी होगी, तो फिर हुकूमत पंजाब ये भी तय कर दे कि गुड्डे को कन्नी कौन दे सकता है। सॉरी, मैं यहाँ एक बात ऐड कर दूँ, नकदा कोका वाला गाना जो है, इनका मैंने इंटरव्यू किया था, इनके यहाँ पे बंदूक रख दी गई थी कि करो अबरार कुरैशी को फ़ोन, रिमूव करवाओ वीडियो, वरना हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। जब मैंने वीडियो डिलीट की, उस दिन की सारी रिकॉर्डिंग की, पूरा फ़ोल्डर सेव करके रखा हुआ है, कभी वक्त और हालात बदलेंगे तो ये नकदा कोका गाना गाने वाले अभी मेरे जहन से नाम निकल गया, मैंने उनके साथ पॉडकास्ट किया हुआ है, वो लगाऊंगा, मेरा वादा रहा, वो पूरी कहानी आपके सामने रखूंगा, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्ड भी है। अच्छा, आगे जाते हैं। तला में कौन डाल सकता है, किस रंग की डोर कानूनी है और कौन से रंग पर पाबंदी है, पतंगबाज का किस जमात से तल्लक या लातलकी का ऐलान करना ज़रूरी है। अब हम अपनी महबूब सियासी और अस्करी क़यादत से इजहार तशक्कुर भी नहीं कर सकते। क्या सोचा था कि मैं सैयद इकरार और हसन साहब और जवाद अहमद साहब के साथ डीजी साहब की तस्वीर वाली पतंगें उड़ाऊंगा। मेरी खुशियों पर तो पानी फेर दिया गया। सैयद मेहदी बुखारी ने क्या खूब लिखा, क्या खूब तनकीद की और कैसा बेहतरीन और ख़ूबसूरत तंज़ किया। साहिबो अपना ख्याल रखिएगा, जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे।